आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा इसी मूवी पे आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गॉन होता है। वो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा होता है। उसे देख के लगता है कि वो के अंदर बचपना है। वहाँ पे एक लेडी आती है, वो उसकी जूतों को बड़े गौर से देखता है। उसे बताता है कि कभी भी मेरे पास भी ऐसे ही जूते थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पे जाती है जहाँ पे फॉरेस्ट गॉन बहुत छोटा है। उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर उसे अजीब से जूते पहना देता है जिसमें लोहे की रॉड से लगे हुए होते। उसकी मॉम को बताता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। फॉरेस्ट गॉन अपने नए जूतों से बहुत परेशान होता है, पर उसकी मॉम का हौसला बढ़ाती, उसे कहती है तुम सबसे अलग हो, तुम खास। फॉरेस्ट गॉन को स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत कम होता है, पर उसकी मॉम प्रिंसिपल से सेटिंग करवा के उसका एडमिशन में करवा देती है। फॉरेस्ट गॉन जब पहली बार स्कूल जा रहा होता है तो उसे कोई भी अपनी सीट पर नहीं बैठने देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम जेनी उसे अपने सीट पर बैठने देती है और इस तरह से फॉरेस्ट गम की और जेनी की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट गम के पिता नहीं होते, इसलिए उसकी मॉम कमाई के लिए अपने घर पे गेस्ट को रखती है और एक दिन इनके घर में एक सिंगर आता है और इसका नाम होता है एल्विस प्रेस्ली। अब जब एल्विस प्रेस्ली गिटार बजा रहा है उसके पास फॉरेस्ट गम जाता है। फॉरेस्ट गम एल्विस प्रेस्ली के गिटार की धुन पे एक अजीब सा डांस करता है जो कि बहुत फनी होता है, लेकिन एल्विस प्रेस्ली को बहुत अच्छा लगता है। जब एक दिन फॉरेस्ट गम अपने मॉम के साथ मार्केट जा रहा होता तभी वो टीवी पे एल्विस प्रेस्ली को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट गम की उन्हीं फनी स्टेप को कॉपी कर रहा होता है और उन्हीं फनी स्टेप को कॉपी करके एल्विस प्रेस्ली पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। और एक दिन जब ये दोनों वॉक कर रहे होते इनके क्लास के कुछ बच्चे आते हैं जो फॉरेस्ट गम को पत्थर मार रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो। पत्थर लगने से फॉरेस्ट गम गिर जाता है। जीनी उसे उठाती है और उसे कहते कि भागो और वो तीनों बच्चे फॉरेस्ट गम का पीछा करने लगते हैं और फॉरेस्ट गम अपने अजीब से जूतों के साथ भाग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ जाती है जिसकी वजह से लोहों की सलाखें टूट जाती है और फॉरेस्ट गम की स्पीड बढ़ते जाते हैं। वो इतनी स्पीड भागता है कि वो बच्चे साइकिल से भी नहीं पकड़ पाते और इस तरह से फॉरेस्ट गम को पहली बार पता चलता है कि वो बिजली की रफ्तार की तरह से भाग सकता है। वहीं पे फॉरेस्ट गम और जेनी बड़े हो चुके हैं। आज भी वो बच्चे जो बचपन में उसे परेशान किया करते थे आज भी उसे परेशान कर रहे होते। वो उन्हें देखकर फॉरेस्ट गम भागने शुरू कर देता है। हालांकि वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फॉरेस्ट गम की स्पीड के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। वो भागते भागते एक फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है। दरअसल ये अमेरिकन फुटबॉल गेम है जो कि रणवी की तरह लगती है और जो यहाँ के प्लेयर हैं फुटबॉल लेके गोल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन फॉरेस्ट गम तेजी से भागता है, वो उसे भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ का जो कोच होता है वो पूछता है ये कौन है। तभी कोच को बताया जाता है कि जिसका नाम फॉरेस्ट गॉन। कोच को उसकी रफ्तार अच्छी लगती है इसलिए उसे फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इसके लिए फॉरेस्ट गम को कॉलेज में एडमिशन देना पड़ता है। हालांकि वो स्कूल में सालों से पास नहीं हुआ होता है, वो हर साल फेल हो जाता है, लेकिन अब फॉरेस्ट गम कॉलेज की फुटबॉल टीम में है। उसे बस ये पता है कि उसे भागना है, उसे गेम के बारे में पता नहीं होता है। जब भी उसके हाथ में बॉल आता है वो उसे से भागना शुरू कर देता है। वो उसे ये भी नहीं पता होता कब ये रुकना। वो कभी कभी बॉल लेके अपने घर भाग जाता है, लेकिन कोच और बाकी स्टाफ बहुत ज्यादा खुश होते क्योंकि उसी के वजह से बहुत सारे मैच जीत रहे होते हैं। फॉरेस्ट गम बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। 5 सालों के बाद कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है, उसे डिग्री मिल रही होती है। जब वो अपने मॉम के साथ होता है वहाँ पे एक आर्मी का ऑफिसर आता है जो कि उसे ब्रोशर देता है। ये ब्रोशर एक आर्मी में भर्ती होने का होता है। अब फॉरेस्ट गम आर्मी में भर्ती हो जाता है। वो एक सोल्जर है। वो आर्मी की ट्रेनिंग में जब एक बस में जा रहा होता है जहाँ पे बस ड्राइवर को कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गम है। ड्राइवर कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, पीछे जाके बैठ जाओ। फॉरेस्ट गम बहुत मासूम होता है, उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है। बस में पीछे बैठने के लिए चला जाता है, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। इसका नाम बाबा होता है और बाबा फॉरेस्ट गम को बताता है कि मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो काम है झिंगो का। मैं भी झिंगो काम करना चाहता था, मैं एक बोट खरीदना चाहता था, लेकिन मैं आर्मी में भर्ती हो गया। बाबा एक ही बात करते रहता था, वो झिंगो की। अब ट्रेनिंग के द्वारा दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर गन को असेंबल के लिए कहा जाता है। फॉरेस्ट गन अपने गन को बहुत जल्दी असेंबल कर देता है। उसे देख के उसका सीनियर बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आर्मी के इतिहास में से किसी ने इतनी जल्दी गन को असेंबल नहीं किया, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत हाई है। फॉरेस्ट गम कहता ओके सर। जब फॉरेस्ट गम अपने बेड पे सो रहा होता तभी उसे एक मैगजीन पे जेनी के न्यूड फोटो की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। फॉरेस्ट गम छुट्टी लेकर
लेकर वो जेनी के पास जाता है। वो एक नाइट क्लब में काम करती जहाँ पे उससे कुछ लोग छेड़ रहे होते। फॉरेस्ट गम उसे लड़ता। जेनी उसे कहती है कि तुम मुझे हमेशा नहीं बचा सकते। दरअसल जेनी अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड। फॉरेस्ट गम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी कहती तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता है। वो फॉरेस्ट गम से कहती बचपन में हमने प्रे किया था कि हम चिड़िया बन जाए और दूर कहीं उड़ जाए। वो कहते कहते वो फ्लाई ओवर के दीवार पे चढ़ जाते। वो नीचे दिखना शुरू कर देते। मन में सुसाइड करने का ख्याल आता है, पर फॉरेस्ट गम उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जेनी वहाँ से नीचे उतर जाते। तभी वहाँ पे गाड़ी आती है और जेनी वहाँ के साथ जा रही होती है। वो जाने से पहले फॉरेस्ट गम उसे कहता है कि मुझे वियतनाम भेज रहे होते हैं। जेनी फॉरेस्ट गम से कहती है कि तुम मुझे वादा करो कि जब भी खतरा होगा तुम वहाँ से भाग जाओगे, तुम वहाँ पे हीरो बनने की कोशिश नहीं करो। फॉरेस्ट गम उसे वादा करता और उसके बाद फॉरेस्ट गम और उसके साथी सोल्जर को वियतनाम भेज दिया जाता है जहाँ पे वॉर चल रही होती है। वहाँ उसके साथ बबा होता है। बबा जो वहाँ पे एक झील देखता है, फॉरेस्ट गम को कहता है एक बार हम यहाँ पे जग कर के बाद हम यहाँ पे झींगे पकड़ने आएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान, हम दोनों एक नाव खरीद लेंगे 50-50 की पार्टनरशिप में। जब ये एक दिन जंगल में लड़ने के लिए लगातार बढ़ रहे होते हैं तभी इनके ऊपर दुश्मन हमला कर देते हैं। तभी चारों तरफ से गोलियां चल रही होती। फॉरेस्ट गम को जेनी से किया हुआ वादा याद आता और वो यहाँ से गोली की रफ्तार से भाग जाता है और उसे आगे जाने पे याद आता है कि उसके साथी अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे आता लेकिन सब के सब वहाँ पे जख्मी होते। वो एक एक करके सबके दुश्मनों के इलाकों से निकाल लेता है जिसमें न्यूट्रियन जैन भी होता है, लेकिन बाबा को गोली लग चुकी होती और बाबा की मृत्यु हो जाती। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट गम को भी एक गोली लगी हुई होती और गोली लगी हुई होती उसके बम पे, लेकिन फॉरेस्ट गम को इसकी कोई चिंता नहीं होती है और यहाँ पे सिर्फ आइसिंग को एंजॉय कर रहा होता है। अब फॉरेस्ट गम देखता है कि एक सोल्जर है वो पिंग पोंग खेल रहा होता है। वहाँ पे फॉरेस्ट गम वहाँ जाता है। वो सोल्जर बताता है ये गेम खेलना बहुत आसान, तुम्हें बॉल से अपनी नजर नहीं हटनी चाहिए। और इसके बाद फॉरेस्ट गम पिंग पोंग खेलना शुरू करता है। जख्मी सोल्जर ने उसे बताया था कि बॉल से नजर नहीं हटनी चाहिए। खेलते वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जब वो प्रैक्टिस करता है सारे सोल्जर उसे देखने लगते हैं। अब फॉरेस्ट गम वॉर के लिए मेडल दिया जाता है और मेडल लेने के बाद वो सिटी जाता है। वहाँ उससे की मुलाकात जेनी से होती है। यहाँ पे उसका एक साथी होता है जो उसके साथ रहता है। जेनी उसके बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। वो जेनी को थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट गम देख वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है। जेनी और फॉरेस्ट गम वहाँ से निकल जाता है और दोनों रात भर गए। फिर अगली सुबह वो आदमी फिर से जेनी से मिलने के पास आता है और उसे मना लेता है और फॉरेस्ट गम नहीं चाहता कि जेनी उसके साथ नहीं जाए, लेकिन जेनी उसके साथ चली जाती और फिर इस तरह से ये दोनों एक बार फिर से अलग हो जाते। वहीं पे फॉरेस्ट इतना अच्छा पिंग पोंग खेल रहा होता कि उसे खेलने के लिए चाइना भी भेज दिया जाता है। फॉरेस्ट गम एक दिन शहर में घूम रहा होता है और अभी उसे लुटनियन मिलता है जिसने उसका जान बताई थी, लेकिन उसके दोनों पैर कट गए थे। वो अपनी जिंदगी से निराश होता है। वो फॉरेस्ट गम से कहता है कि तुम एक बेवकूफ है, सरकार ने बेवकूफ को मन बुद्धि को मेडल दे दिया। फॉरेस्ट गम कहता है यस। वो लुटनियन को बताता है कि जब मैं सर्विस से रिटायर हो जाऊंगा मैं एक शिप खरीदूंगा। मैंने बाबा से वादा किया था और उस शिप का कैप्टन बनूंगा। और वो कहता है कि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा साथ देना जरूर आऊंगा। वो दिन आ जाता है जब सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। फॉरेस्ट गम को सेना से $25,000 मिले होते, जिन पैसों से वो एक बहुत बड़ी नाव खरीद लेता है। लेकिन कई दिनों के बाद मेहनत करने के बाद उसे एक भी झींगा नहीं मिलता है। एक दिन उसे 2-3 झींगे मिलता है। तब उसे एक आदमी कहता है कि तुमने अपने नाव कोई भी नाम नहीं रखा है, इसलिए तुम्हारे नाव पे मनुष्य छाई हुई है। अब फॉरेस्ट गम अपने नाव का नाम जेनी रखता है। वो एक दिन देखता है कि समुद्र के किनारे लुटनियन जैन बैठे हुए, जिन्होंने उसे वादा किया था कि अगर तुम कैप्टन बन गए तो मैं तुम्हारा साथ देने आऊंगा। फॉरेस्ट गम अपनी चलती हुई नाव को छोड़ के उनके पास पहुंच जाता है। लुटनियन जैन कहते हैं कि मैंने अपना वादा करने के लिए आ गया। और तभी उसकी नाव जिसे उसने चलती हुई छोड़ के आ गया था वो किनारे से टकरा जाती है। अब ये दोनों मिल के झींगे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद एक भी झींगा नहीं मिलता। इनके जाल में सिर्फ फंसता है तो कचरा, लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते। एक दिन एक रात में ये दोनों समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और उस रात में समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। अगली सुबह जब ये समुद्र के किनारे आते हैं कि तभी देखते हैं कि वहाँ पे सारी की सारी नाव बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पे इस किनारे पे सिर्फ एक ही नाव है, वो नाव है फॉरेस्ट गम की। अब झींगे पकड़ने के लिए कोई भी नाव नहीं होती है, इसीलिए सारे झींगे इन्हीं को मिलते हैं। वो इतने झींगे पकड़ते हैं कि ये बहुत अमीर हो जाते हैं। अब इनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव होती है और इन्होंने झींगों की एक बहुत बड़ी कंपनी खोल
खोल ली होती है जिसका नाम है बबा गम, जो कि पूरे अमेरिका में फेमस हो चुकी है। एक रात जब अपनी नाव में होता है तभी फॉरेस्ट गम को पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है। तभी वह फॉरेस्ट गम चलती हुई नाव से खूब पानी में कूद जाता है, सीधा भागते हुए अपने मिलने के लिए आता है। पर कुछ ही दिनों के बाद उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। फॉरेस्ट गम अब फैसला करता है वो वापस लेफ्टिनेंट डैन के पास नहीं जाएगी बल्कि यहीं पे रहेगा, यहीं पे घास करने की नौकरी करता है। और उससे एक दिन लेफ्टिनेंट डैन का लेटर मिलता है जिसमें उसमें लिखा हुआ होता है कि मैंने तुम्हारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन ये दोनों मिलीनियर बन गए हैं। फॉरेस्ट गम के पास जो वो पैसा एक हिस्सा चर्च को दे देता है, एक हिस्सा वो हॉस्पिटल को दे देता है और वो एक हिस्सा बाबा की मॉम को दे देता है। लेकिन फॉरेस्ट गम अपनी जिंदगी में बहुत उदास होता है। वो जेनी को बहुत याद करता है और एक दिन जेनी वापस आ जाती है। उसे नहीं पता होता कि जेनी वापस क्यों आई होती, ना ही उसे जानना है। वो दोनों दिन भर घूमते रहते। फॉरेस्ट गम बस उसे बात करते रहता है और जेनी उसे बातें सुनते रहते। एक रात जब वो जेनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जेनी कहती कि तुम मुझसे शादी नहीं करो। और इसके बाद जेनी और ये बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब फॉरेस्ट गम उठता है कि जेनी वहाँ पे नहीं होते, वो एक बार फिर से जा चुकी है और इस बात से उसे बहुत दुख होता है और उसे मन करता है कि वो भागे। वो लगातार कई दिन, कई महीने, सालों तक भागता है, लेकिन फॉरेस्ट गम वो किसी वजह से नहीं भाग रहा होता और उसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते और सबको लग रहा होता कि उसके भागने का कोई मकसद होगा। और फॉरेस्ट गम को भागते भागते 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे हो चुके और वो एक दिन अचानक से रुक जाता है और उसे सुनने के लिए सब लोग बेताब होते हैं। उन्हें लगता है कि फॉरेस्ट गम कुछ बताएगा, लेकिन फॉरेस्ट गम सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। अब वो घर वापस आ जाता। वो घर जाने के बाद जेनी का लेटर मिलता है। जेनी ने उसे अपने पास बुलाया होता है। कहानी वापस फिर प्रेजेंट पे वापस आती है, यहाँ पे फॉरेस्ट गम बस स्टॉप पे बैठा हुआ होता है। वहाँ पे एक बैठी हुई लेडी को दिखाता है। वो लेडी बताती इस एड्रेस को जाने के लिए तुम्हें बस पकड़ने की जरूरत नहीं, ये पास ही में है। फॉरेस्ट गम भागे उस जगह पे जाता है जहाँ पे जेनी मिलते। जेनी अपने बेटे से मिलवाते और बताते हैं इसका नाम गम है और ये तुम्हारा बेटा है। फॉरेस्ट गम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। जेनी उसे बताती है मेरे बॉडी में किसी तरह का वायरस है। फॉरेस्ट गम कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जेनी कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और फॉरेस्ट गम हाँ कह देता और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती। इनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आए होते। अब वो भी शादी कर चुके और साथ ही भी उन्होंने अपने नकली पैर लगा लिए होते कि वो भी बहुत अमीर होते हैं। शादी के कुछ वक्त के बाद जेनी की मृत्यु हो जाती, लेकिन फॉरेस्ट गम के पास उसका बेटा नन्हा फॉरेस्ट गम है। फॉरेस्ट गम की पूरी जिंदगी अपने बेटे की चारों ओर घूमती है, उसे कहानी सुनाता, उसे पिंग पोंग खेलना सिखाता। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गम भी उसी तरह जैसे वो खुद अपने बचपन में स्कूल बस में जाया करता था, अब उसका बेटा भी स्कूल बस से ठीक उसी तरह जा रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।